कहानी एक जादुई दुनिया से शुरू होती है जहां नौ जातियां रैस एक साथ रहती हैं। बीस्ट फोक, ड्वार्फ, पोनी फोक, डेमन किन एल्व्स, डार्क एल्व्स, ड्रैगनूट्स, सेंटोर्स और अंत में इंसान। इन्हीं इंसानों में से एक है नया नया साहसी रूकी एडवेंचरर लाइट, जिसका सपना है अपने परिवार को गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकालना। लाइट अपने गांव को अलविदा कहता है और ताकत व समृद्धि की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ता है। जब वह आखिरकार विशाल शहर पहुंचता है तो उसे इंसान होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग उसे सिर्फ इसलिए नीची नजरों से देखते हैं क्योंकि वह मानव है। फिर भी हिम्मत न हारते हुए वह एडवेंचरर गिल्ड में अपना पंजीकरण कराने जाता है। चूंकि यह उसका पहला दिन होता है, इसलिए उसे एफ रैंक दी जाती है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई विशेष कौशल, स्पेशल स्किल है। यह सुनकर लाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, उसकी स्किल का नाम है अनलिमिटेड गाचा। अनलिमिटेड गाचा। लड़की उत्सुक होकर उससे पूछती है कि यह क्या है, क्योंकि उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। लाइट कहता है कि समझाने से बेहतर है कि वह इसे करके दिखाए। वह अपना गाचा डिवाइस निकालता है और उसे सक्रिय करता है। उसकी आंखों के सामने एक कार्ड प्रकट हो जाता है। गर्व से मुस्कुराते हुए लाइट बताता है कि इस कार्ड पर जो भी चीज होगी उसे वास्तविक रूप में बुलाया जा सकता है। लेकिन उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि पहला कार्ड केवल एक टेढ़ा-मेढ़ा कांटा फोर्क निकालता है। शर्मिंदा होकर वह हंसते हुए कहता है कि यह तो बस एक असफल प्रयास था और दोबारा कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी कोई काम की चीज नहीं निकलती। उसकी जगह एक सड़ा हुआ सेब और फफूंदी लगी हुई ब्रेड का टुकड़ा निकल आता है। लाइट कहता है कि उसकी गाचा स्किल आमतौर पर इतनी बेकार नहीं होती, लेकिन तब तक रिसेप्शनिस्ट का धैर्य खत्म हो चुका होता है। वह बिना कुछ कहे उसे उसकी रैंक एडवेंचरर कार्ड थमा देती है। फिर भी जोश से भरा लाइट अपना पहला मिशन लेने निकल पड़ता है। रिसेप्शनिस्ट उसे नोटिस बोर्ड की ओर भेजती है, लेकिन समस्या यह होती है कि लाइट पढ़ना लिखना नहीं जानता। इस दुनिया में यह कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश इंसानों को अक्षरों का भी ठीक से ज्ञान नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट उसकी मदद करती है और उसके लिए कुछ शुरुआती स्तर के मिशन चुन देती है। इनसे मिलने वाला इनाम बहुत कम होता है, लेकिन लाइट को इसकी परवाह नहीं होती। वह पूरी मेहनत से काम में जुट जाता है। दिन के अंत तक वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने लगातार कई काम किए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ इतना पैसा मिलता है कि वह एक रात किसी सराय इन में गुजार सके। फिर भी वह सकारात्मक रहने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसकी गांचा से कभी खाने लायक चीज निकल आए तो किसी तरह गुजारा हो जाएगा। तभी अचानक कुछ बीस्ट फोक गुंडे उससे टकरा जाते हैं और उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने उनके कपड़े गंदे कर दिए। सफाई देने का मौका मिलने से पहले ही वे उसकी सारी कमाई छीन लेते हैं और कहते हैं कि यह कपड़े धुलवाने का खर्च है। लाइट उनसे विनती करता है कि पैसे वापस कर दें, क्योंकि उनके बिना उसके पास रात बिताने के लिए बिस्तर तक नहीं होगा। लेकिन उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। उनमें से एक उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि जाकर सूअरों के बाड़े में सो जाना। फिर वे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। आसपास मौजूद लोग भी उसकी कोई मदद नहीं करते। उल्टा वे उसे तिरस्कार से देखते हैं और कहते हैं कि इंसान तो बस बेकार कूड़ा है। उसी समय एक युवा महिला उसे उठने में मदद करती है। लाइट देखता है कि वह एक एल्फ है और हैरान रह जाता है। वह घबराकर उससे माफी मांगने लगता है कि उससे गलती से उसका स्पर्श हो गया। लेकिन वह महिला मुस्कुराकर कहती है कि उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। लाइट समझ ही नहीं पाता कि कोई एल्फ उसके जैसे इंसान के साथ इतनी दयालुता क्यों दिखा रही है। तभी वह महिला उसे गले भी लगा लेती है। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। उनके लिए यह अकल्पनीय था कि कोई एल्फ किसी इंसान को छुए भी। लाइट भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि क्या वह सपना देख रहा है, क्योंकि उस एल्फ लड़की ने उसे संभालने के लिए अपने घुटनों तक को गंदा कर लिया। महिला उसे विश्वास दिलाती है कि यह सपना नहीं है। फिर उसके बाकी साथी भी अपना परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि वे कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स नामक संगठन के सदस्य हैं। यह ऐसा समूह है जो सृष्टिकर्ता द्वारा बनाई गई सभी 9 जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। बीस्ट फोक अपना नाम गारू बताता है, एल्फ का नाम साशा है। उनके साथ डियाब्लो, डेमन किन, ओबोरो, ओनी फोक, ड्रैगो, ड्रैगनूट, नैनो, ड्वार्फ, सियोन, डार्क एल्फ और सांटोरू, सेंटोर भी हैं। कुल मिलाकर वे 8 सदस्य हैं। वे बताते हैं कि उनके समूह को पूरा करने के लिए अब केवल एक इंसान की कमी है। लाइट कुछ बोल ही नहीं पाता। तब वे समझाते हैं कि उनका उद्देश्य बहुत सम्मानजनक है। वे इस दुनिया से नस्लीय भेदभाव और जातीय घृणा को समाप्त करना चाहते हैं और ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां सभी जातियां समान अधिकारों के साथ रह सकें। वे चाहते हैं कि लाइट भी उनके मिशन का हिस्सा बने। लाइट को अपनी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। तब उनके नेता आगे आते हैं और वादा करते हैं कि वे पूरी ईमानदारी से यह सब कह रहे हैं।
आखिरकार लाइट उनकी बात मान लेता है और उनके समूह में शामिल हो जाता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है और उसकी आंखों में नई उम्मीद चमक उठती है। कुछ समय बाद लाइट अपने साथियों के साथ यात्रा करते हुए विशालकाय सांपों के हमले में फंस जाता है। तभी ड्रैगो समय रहते उसकी जान बचा लेता है। उसी दौरान एक और राक्षस चुपके से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि साशा तुरंत उसे मार गिराती है। साशा लाइट को सावधान रहने के लिए कहती है। वह याद दिलाती है कि वे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डंजन एबिस अबिस में हैं। यहाँ अगर किसी भी राक्षस का एक बार भी लग गया तो उसकी जान जा सकती है। लाइट माफी मांगता है। साशा कहती है कि वह सिर्फ उसकी चिंता करती है और ध्यान से यह भी देखती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अब उन्हें साथ यात्रा करते हुए काफी समय हो चुका है। बाकी साथी साशा को चिढ़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह हमेशा लाइट को बच्चे की तरह संभालती रहती है। मजाक में वे कहते हैं कि जैसे ही वह लाइट के पास आती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी सारी सख्ती गायब हो जाती है। साशा सफाई देती है कि वह सिर्फ इसलिए उसका ध्यान रखती है ताकि उनके समूह की प्रतिष्ठा किसी सदस्य को खोने से खराब न हो। लेकिन बाकी लोग उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इस सबके बीच लाइट खुद को काफी बेकार महसूस करने लगता है। तभी ड्रैगो उसे दिलासा देता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि लाइट द्वारा बनाई गई चाय उसे बहुत पसंद आई। उनके हिसाब से अब वह लाइट जितना योगदान दे सकता था दे चुका था। यह सुनकर लाइट को राहत महसूस हुई और पूरा दल एबिस अबिस की यात्रा जारी रखता है। कुछ देर बाद वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। ड्रैगो ने कहा कि यही सबसे सही जगह है। लाइट को लगा कि अब शायद आराम करने का समय है। वह मुस्कुराते हुए बोला कि वह सबके लिए अपनी मशहूर चाय बनाता है। उसने कहा कि इसमें बस एक पल लगेगा, लेकिन ड्रैगो ने तुरंत उसकी बात काटते हुए ऐलान कर दिया कि लाइट को पार्टी से निकाल दिया गया है। लाइट कुछ बोल ही नहीं पाया, इसलिए ड्रैगो ने अपनी बात दोहराई। फिर भी लाइट पूरी तरह हैरान था। तब गोरो ने साफ शब्दों में कहा कि उसे समूह से बाहर फेंका जा रहा है। अचानक सबका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। गोरो ने कहा कि अब लाइट उनके किसी काम का नहीं है। यहां तक कि साशा ने भी उसे मूर्ख बच्चा कहा और बोली कि वह हमेशा उसे परेशान करता था। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि उसकी नाकाबिलियत की वजह उसके दिमाग की कमी है या फिर यह इंसानों की फितरत ही है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इंसान जैसे कचरे से नफरत करते हैं। लाइट घबराकर बोला कि यह जरूर कोई मजाक होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एबिस की इतनी गहराई तक किसी मजाक के लिए नहीं आए थे। लाइट ने याद दिलाया कि अब तक वे सब उसके साथ कितने अच्छे थे। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि वह सब सिर्फ दिखावा था क्योंकि उन्हें अपने दल में उसकी जरूरत थी। लाइट को कुछ समझ नहीं आया। तब ड्रैगो ने बताया कि यह पूरा नाटक सिर्फ उसकी अनलिमिटेड गांचा क्षमता की वजह से रचा गया था। यह सुनकर लाइट और भी उलझ गया क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी यह शक्ति बेकार है। ड्रैगो ने बताया कि उनके नेताओं की नजर लंबे समय से लाइट पर थी। उन्हें शक था कि शायद वह कोई माइस्ट्रो है। इसी शक के कारण उसे कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स में शामिल किया गया था ताकि उस पर नजर रखी जा सके। लाइट ने विरोध करते हुए कहा कि उसकी अनलिमिटेड गांचा तो सिर्फ बेकार सामान का ढेर निकालती है। लेकिन ड्रैगो ने कहा कि उन्हें यह बात पहले से पता है। वे जानते हैं कि उसकी शक्ति बेकार है और उसके आंकड़े स्टैट्स भी बेहद कमजोर हैं। इसीलिए नेताओं ने फैसला कर लिया है कि लाइट माइस्ट्रो नहीं है। अब वह सिर्फ एक बोझ है। बाकी लोग बोले कि काश यह फैसला पहले ही हो जाता, क्योंकि वे इतने समय से उससे दोस्ती का नाटक करते करते तंग आ चुके थे। लाइट को न तो उन नेताओं के बारे में कुछ पता था और न ही माइस्ट्रो के बारे में। लेकिन ड्रैगो ने कहा कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब काम खत्म करने का समय आ गया है। यह सुनते ही लाइट पर डर का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ आ गया कि वे सिर्फ उसे पार्टी से नहीं निकाल रहे थे, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। तभी हमला शुरू हो गया। गरो ने बिजली की तरह झपट्टा मारा और अपनी तलवार से लाइट के चेहरे पर गहरा वार कर दिया। सच्चाई समझते ही लाइट का पूरा शरीर कांप उठा और वह जान बचाकर भागने लगा। लेकिन भागना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एबिस में वह एक भी राक्षस के सामने जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए चुपचाप अपनी मौत स्वीकार कर ले। साशा ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसने एक तीर छोड़ा जो सीधे लाइट की टांग में जाकर धंस गया। गरो हंसते हुए बोला कि इंसानों का शिकार करने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। सियोन ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि इंसानों की दर्दभरी चीखें उसके लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं हैं। गरो यहीं नहीं रुका। उसने लाइट को बेरहमी से लात मार मार कर पीटना शुरू कर दिया। ड्रैगो ने उसे रोकने को कहा, लेकिन गरो और मारना चाहता था। तब साशा ने याद दिलाया कि उन्हें तय की गई योजना के अनुसार चलना होगा। वे सबको यही बताएंगे कि एबिस के किसी राक्षस ने लाइट को मार डाला, इसलिए उसके शरीर पर ऐसे घाव नहीं होने चाहिए जिनसे सच्चाई पता चल जाए।
फिर गुरु आगे बढ़ा और अंतिम वार करने की तैयारी करते हुए बोला कि लाइट को पीटना उसके लिए हमेशा मजेदार रहा है, इसलिए उसकी मौत जल्दी नहीं होगी। लाइट जमीन पर घिसटते हुए सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी इस मोड़ तक कैसे पहुंच गई। निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। उसी पल अनजाने में उसने एक टेलीपोर्ट ट्रैप सक्रिय कर दिया। ड्रैगो चिल्लाया, गरो, उस चूहे को भागने मत देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद लाइट खुद को एबिस के किसी और हिस्से में पाया, लेकिन नई जगह भी उसे कोई राहत नहीं दे सकी। वह बुरी तरह घायल था। उसे पता था कि अगर यहाँ का कोई भी राक्षस उसे देख ले तो उसकी मौत तय है। उसके मन में सिर्फ अपने परिवार का ख्याल था। वह सोच रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वे सब उसके साथ इतने अच्छे थे। उसे लगा था कि इतनी मुश्किलों के बाद वे उसके सच्चे साथी बन गए हैं। लेकिन हकीकत बेहद निर्दयी थी। उनकी दोस्ती झूठी थी। उन्हें उसका दिल तोड़ने में मजा आया था। वे उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए उत्साहित थे और यह सब मुस्कुराते हुए करना चाहते थे। धीरे धीरे लाइट का टूटा हुआ दिल भयंकर क्रोध में बदल गया। अब वह उन सब से नफरत करता था। उसने कसम खाई कि वह उन सभी को मिटा देगा। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। उसने शपथ ली कि वे सब इसकी कीमत चुकाएंगे और वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन तभी हालात और भी खराब हो गए। अचानक एक विशाल राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। लाइट की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि वह लेवल 1000 का था। ऐसे राक्षस तो सिर्फ कहानियों और दंतकथाओं में होते हैं। तभी लाइट को भयावह सच्चाई समझ आई। वह एबिस की सबसे निचली गहराई में पहुंच चुका था। अब बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। राक्षस उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन लाइट ने ठान लिया कि वह अपना बदला लिए बिना नहीं मरेगा। उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ उसकी अनलिमिटेड गाचा थी। उसने उसे बार बार सक्रिय किया। हर बार वह मन ही मन किसी चमत्कार की प्रार्थना करता रहा। वह हार मानने वाला नहीं था। उसे उन गद्दारों को हर हाल में नष्ट करना था और अपने प्यारे परिवार के पास वापस लौटना था। और आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी लगातार कोशिशें सफल हो गईं।